Hello everybody, welcome to BWise IAS. My name is Bharat. Today is 1st July 2025 and we are going to discuss the current affairs for today. So there are nearly 8 news that we are going to discuss today. And इसके अलावा बहुत सारे न्यूज हैं. Political controversies are there, political news are there, international relation news are there, science and technology के new species have been found in environment. So many news are there, but we are going to discuss these 8 news only क्योंकि ये ज्यादा रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के लिए. सो वी हैव इग्नोर्ड दोज न्यूज. अगर उसके ऊपर और बिल्डअप होता है और कंट्रोवर्सी होती है या फिर और रिसर्च होता है उसके ऊपर तो वी विल बी इंक्लूडिंग दैट आल्सो, बट फॉर टुडे दीज न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसके अलावा रिमिटेंसीज रिपोर्ट आया है इंडिया का. एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं एंड देन उसकी डिस्कवरी हुई है, न्यू एक्सोप्लैनेट हैज बीन फाउंड. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एंड देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम primary pollutants, we'll be discussing that also. Then ECI का एक decision है कि where they are delisting nearly 345 unrecognized political parties. Additionally, we'll be studying कि how these unrecognized political parties are different from the registered political parties. Artificial rain एक करवाने का कोशिश कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट और इसके ऊपर अगेन एक पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है. Then we'll be discussing about the National Bioenergy Program. इसके ऊपर Ministry of New and Renewable Energy MNRE का एक नया गाइडलाइन आया है. एज ऑल्सो इसके 3 कंपोनेंट्स क्या है, विल बी डिस्कसिंग दैट. एंड एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वेयर साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फ्रीज द लाइट. ठीक है, इसको एक सुपर सॉलिड स्टेट में इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी है. सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल. एंड ये टॉपिक्स जितने भी है ये किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ एग्जाम से पर्टेनिंग है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू कैन सी. एज ऑल्सो यू कैन सेग्रीगेट द इंफॉर्मेशन एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट. As also this particular PDF file can be downloaded from this particular Telegram channel. So you can go and download this PDF from there. The first news is about Synthetic Human Genome Project. Synthetic Human Genome Project. तो सबसे पहले जीनोम क्या होता है? जीनोम is about all the info, all the genetic info of an organism. किसी भी organism का जितना भी genetic information होता है that is called genome. तो जीनोम एक्चुअली होता क्या है? ATCG का जो कॉम्बिनेशन होता है डीएनए में, तो इसका जो सीक्वेंसिंग होता है, सीक्वेंसिंग का जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड जीनोम. ठीक है, एंड ये तो रहा डीएनए के लिए. लेकिन अगर आरएनए है तो हमें पता है कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है. इफ दिस इज फॉर द स्पेसिफिक केस ऑफ वायरस आरएनए. तो जो ये जीनोम में क्या है, जो भी एटीसीजी कॉम्बिनेशन है, किसी भी एटीसीजी कॉम्बिनेशन है डीएनए का या एयूजीसी कॉम्बिनेशन है, किसी भी एयूसीजी कॉम्बिनेशन है किसी भी वायरस का आरएनए में, तो उसका जो सीक्वेंसिंग होता है दैट इज कॉल्ड जीनोम. ठीक है, अब इस जीनोम को बाकी सारे एनिमल्स को हटाओ, ओनली कीप ह्यूमंस, तो इट बिकम्स ह्यूमन जीनोम. ठीक है, एंड देन वी हैव द वर्ड सिंथेटिक. सिंथेटिक का मतलब क्या है कि नॉन नेचुरल, यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड. तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब यह है कि साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू डिकोड एज ऑल्सो जनरेट आर्टिफिशियली द एंटायर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द लेबोरेटरी. ठीक है, तो ये चीज जो पहले नेचर में अवेलेबल नहीं था उसको साइंटिफिक मेथड से आर्टिफिशियली दे हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द स्क्रैच से करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, 5 साल का प्रोजेक्ट है. दिस इज 5-year प्रोजेक्ट एंड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, जिसमें से मेनली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज आर इन्वॉल्व एंड लीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाउंडेशनल टूल्स, यानी कि बेसिक बिल्डिंग जो टूल्स होंगे जिसके ऊपर बाकी सारी टेक्नोलॉजी जो है स्टैब्लिश होती जाएगी, दे विल बी क्रिएटिंग दोज टूल्स, दे विल बी फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग दोज टूल्स. एज ऑल्सो ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्केलेबल करा जाए, जिसके बेसिस पे मास प्रोडक्शन जो है उस सारी चीजों को करा जा सके, दे विल बी फाइंडिंग सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. एज ऑल्सो वो सारे के सारे मेथड्स एंड केमिकल प्रोसेसेस जिससे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करा जाए, ह्यूमन जीनोम को क्रिएट किया जा सके. तो दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट इज सिंथेटिक जीनोम? सिंथेटिक जीनोम क्या होता है? एज आई सेड अर्लियर कि दीज आर सिंथेटिक जीनोम. सिंथेटिक जीनोम इज अ मैनमेड सीक्वेंस. मैनमेड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जो पहले से नेचर में अवेलेबल नहीं था, नेचुरल बायोमोलिक्यूल नहीं है. ये हमें पता है कि डीएनए है, दैट इज अ बायोमोलिक्यूल. तो एंटायरली ये क्या होगा, लेबोरेटरी में बनेगा. और हेविली जो हमारा एग्जिस्टिंग नेचुरल डीएनए है ना, तो लेट्स से कि एक पूरा का पूरा डीएनए है, तो पूरा का पूरा 99.99% नियरली वो आर्टिफिशियल होगा. एंड जो उसके बेस ट्रेस होंगे ना, ट्रेस के बेसिस पे आर्टिफिशियली वो क्रिएटेड होगा. मतलब फंडामेंटल जो उसका कॉम्पोजिशन होगा दैट विल बी आर्टिफिशियल, एंड जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो उसका नेचुरल रहेगा. सो दीज टू आर द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक जीनोम. इसके बेनिफिट्स, ये फिर एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स? सो फर्स्ट इज बायोमेडिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके. एज ऑल्सो वी नो कि genetically modified crops are there, so many disease humans are suffering from, then we are trying to create the
targeted drug delivery, such kind of things can be studied from here. So targeted cell therapies, जिसके अंदर इंजीनियरिंग करी जाएगी एग्जिस्टिंग सेल्स की, जिससे कि प्रिसाइजली पर्टिकुलर डिसीज को, टिश्यू जो कि अफेक्ट हो रहा है किसी डिसीज से, उसके ऊपर अटैक करा जाए। मतलब एंटायर बॉडी में जिस पर्टिकुलर एरिया में इशू है वहां पर जाकर के आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करें या फिर जीनोम तरीके से उसको कंप्लीटली सॉल्व किया जाए। दिस इज वन थिंग। एज ऑल्सो वायरस रेजिस्टेंट ट्रांसप्लांट, तो इसमें क्या करेंगे, ऑर्गन्स और टिश्यूज कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेजिस्ट दी वायरल इन्फेक्शन होगा, उसके इसको क्या करेंगे, जो टिश्यूज होंगे ना उसका जो जीनोम होगा उसको चेंज करेंगे सो दैट दे आर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शियस डिसीज। सो यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली बात वायरस की बोली है, बट अदर देन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और सो मेनी अदर डिसीज, उसके लिए भी बॉडी के जीनोम को या टिश्यूज को इम्यून कर सकते हैं। देन वी हैव क्लाइमेट रेजिलिएंट इंजीनियर्ड प्लांट्स। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव कोल्ड है, या फिर टू मच डिमांड ऑफ वाटर है और वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ड्रॉट कंडीशंस हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल डिसीज और पेस्ट्स आर देयर। तो इन सारी चीजों से वी कैन protect our crop or etc. We can increase the yield so that in harsh condition the crops can grow and provide the better yield, more production. So these are the application. These are the basic application, and there are other research based applications also. सेकेंड न्यूज इज रिलेटेड टू दी रेमिटांसेस टू इंडिया। तो हमें पता है कि इंडिया का रेमिटांस जो है लगातार वो इंक्रीज ही कर रहा है। तो रेमिटांस होता क्या है, सबसे पहले व्हेन वी स्टडी दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम पढ़ते हैं तो वी हैव दिस करंट अकाउंट एंड देन वी हैव कैपिटल अकाउंट। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो वी हैव विजिबल आता है एंड देन वी हैव इनविजिबल। तो जब इनविजिबल आता है तो इसमें तीन चीजें आती है, एस, आई एंड टी। कहने का मतलब सर्विसेज आता है, इनकम आता है एंड ट्रांसफर आता है। एंड ट्रांसफर में तीन चीजें आती हैं, वन इज गिफ्ट, देन वी हैव रेमिटांस एंड देन वी हैव डोनेशन। तो ये जो पर्टिकुलर बीओपी के अंदर करंट अकाउंट आ रहा है, करंट अकाउंट के अंदर इनविजिबल आ रहा है, इनविजिबल में वी हैव एस आई टी, टी के अंदर तीन चीजें हैं, गिफ्ट, रेमिटांस एंड दिस थिंग डोनेशन। तो हम वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस आर रेमिटांस, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आर किसके अंदर आ रहा है, आर आ रहा है हमारे करंट अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो फिगर है ना, रेमिटांस की फिगर, वो नियरली $135 बिलियन, $135 बिलियन पहुंच गया है। कौन से ईयर में, जो 2024-25 में, मतलब कि अभी जो 2 महीने पहले जो हमारा ईयर कंप्लीट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक है, मैं बस आपको $135 बिलियन कितना होता है इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो यू कैन इमेजिन की जो हमारे कंट्री में जो रिचेस्ट पर्सन है अंबानी, तो अंबानी की जो इनकम है दैट इज नियरली $120 बिलियन। ठीक है, $120 बिलियन या फिर शायद $116 बिलियन, 115-120 के आसपास बिलियन डॉलर है, उसके रेंज में है। तो नियरली सेम रेंज में है। और अगर इसके ऊपर भी अगर जाना है तो जो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क के पास जो इनकम है वो नियरली $400 बिलियन के आसपास है। मतलब इलॉन मस्क इज होल्डिंग मनी नियरली थ्राइस ऑफ आवर रेमिटांस। ठीक है, तो ये रेमिटांस भी बहुत ज्यादा है। जस्ट मैंने आपको ये नंबर इसलिए दिया इलॉन मस्क का, एक अंबानी का, जिससे कि आप पिक्टोरियली समझ सके, आपके दिमाग में एक साइज बन सके कि पैसे का साइज कितना जा रहा है। अब जो हमारा रेमिटांस है वो नियरली $61 था 2016-17 में, यानी कि पिछले 8 to 9 ईयर्स में जो हमारा रेमिटांस है वो नियरली डबल हो गया है। ठीक है, अर्लियर इट वाज 61 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 122। ठीक है, 2 and 2 122, तो 122 and 135, तो मोर देन डबल हुआ है ये। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होता है रेमिटांस से, सबसे पहले तो ये कि हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब पैसा जो आ रहा है, तो हमारा जो ये बीओपी की हमने बात करी, तो हमें पता है कि बीओपी में जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट चलता है, तो जो डेफिसिट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ये फिल करने की कोशिश करता है, ट्रेड डेफिसिट को फिल करने की कोशिश करता है। तो जो हमारा पूरा करंट अकाउंट होता है ना, जो मैंने ये पूरा का पूरा बताया करंट अकाउंट, तो इस करंट अकाउंट में मैंने क्या बताया कि विजिबल है, इनविजिबल है, इनविजिबल में एस आई टी है, टी के अंदर क्या चीज है, ग्रांट है, रेमिटांस है, डोमिनेशन है। तो ये जो सिर्फ आर है ना, दिस $135 बिलियन, दिस इज नियरली 10%। तो इस पूरे करंट अकाउंट का जो 10% है ना वो अकेला इस आर से आ रहा है। तो इसका मतलब आपको इसका साइज समझ में आया हुआ कितनी बड़ी चीज है ये। इसके बाद पता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा होता है कंट्री में, हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। तो डेफिसिट को कहीं ना कहीं ये भरपाई करने की, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है ये। ठीक है, इसके बाद स्टेबल फाइनेंसिंग कर रहा है, क्योंकि पैसा लगातार बढ़ रहा है, तो कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कहीं से लॉस हो रहा है, चाहे किसी और तरीके से लॉस हो रहा है, जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, कुछ और चीजें हो रही है कंट्री के अंदर, जो है डॉलर की या फिर जो रुपी है उसकी स्कार्सिटी हो रही है, तो विदेश से तो इतना पैसा कम से कम आ रहा है ना, तो दिस बिकम्स अ रिलायबल, दैट मींस इट बिकम्स अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम कमिंग इनटू और इनफ्लोइंग इनटू आवर कंट्री। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी। ठीक है, एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी। तो एक्सोप्लैनेट सबसे पहले क्या होता है कि व्हाट इज एक्सोप्लैनेट, तो एक्सोप्लैनेट्स आर प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट स्टार्स अदर देन सन। जो हमारा सन है, तो हमारा सन क्या है, दिस इज आवर सन। ठीक है, एंड इस सन के अराउंड हमारा क्या चीज है, सोलर सिस्टम है। तो क्या चीजें यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड बेचारा प्लूटो बहुत दूर जाकर के, जिसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, यूरेनस, नेपच्यून, दिस इज अवर सोलर सिस्टम। तो ऐसे बहुत, सन क्या चीज है? सन इज अल्टीमेटली अ स्टार, स्टार है सन। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स है। और स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स के पास ग्रेविटेशनल पावर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होता है। तो जनरली जो स्पेस में अदर जो बॉडीज होंगे, दे विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, ठीक है। अब इसके अराउंड बहुत सारे स्टार्स है, स्टार्स के अराउंड बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। देयर आर कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इफ दिस पर्टिकुलर स्टार is attracting or so many other objects are revolving is around this particular star and this is away from our solar system, so we will call such planets as exoplanets, ठीक है। exoplanets बोलते हैं। एंड exoplanets न्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं एंड साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस अबाउट exoplanets for two reasons. One is कि they are finding the possibility of life there, वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी को वो लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। एंड दे ट्राई टू सी कि यहाँ पे हैबिटेबल कंडीशंस है कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस थिंग एक्सोप्लैनेट्स। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, TWA7b एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट न्यू एक्सोप्लैनेट नेम्ड TWA7b, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सर्च करा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में हमें पता है कि व्हाट इज दिस, कि इसके पहले हबल्स टेलीस्कोप था एंड देन वी हैव जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो हबल्स टेलीस्कोप यूज्ड टू स्टे इन द लो अर्थ ऑर्बिट एंड जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, दिस इज इन व्हाट, दिस इज इन लैग्रेंज पॉइंट 2, ठीक है, वहां पर है ये स्टेबल। एज ऑल्सो जो हबल्स टेलीस्कोप है, दिस यूज टू वर्क इन दी विजिबल रेंज, नियर इंफ्रारेड, ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट में काम करता था। और जो जेम्स वेब है ये कंप्लीटली इंफ्रारेड में काम करता है, मतलब इसकी जो पेनिट्रेशन है वो फार डीपर है इन द डीप स्पेस में, ठीक है। तो जेम्स वेब ने जो क्या करा है, इसको सर्च करा है। इसके बाद इसके अलावा क्या है सब इसके बारे में, तो जो डेब्रीज का जो रिंग होता है ना, मतलब कि डेब्रीज जो होती है स्पेस में, उसी के अराउंड दिस हैज बीन फाउंड, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एंड देन इसका जो साइज है अभी तक का, दिस हैज बीन 10 टाइम्स लाइटर, ठीक है, देन एनी अदर प्रीवियसली डायरेक्टली इमेज्ड एक्सोप्लैनेट। जितने भी एक्सोप्लैनेट अभी तक सर्च करा गया है उसका नियरली 1/10 इसका वेट है, लाइट है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने बता दिया कि एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है। उसके बाद एक चीज है कि सम एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट इन दी हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या होता है कि जहां पर टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से है, टेम्परेचर इस तरीके से है कि वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ की जो हम स्टडी करते हैं ना, देखते हैं, तो टेम्परेचर जो है एक फंडामेंटल फिनोमिनन होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो देर आर टू थिंग्स। वन इज की जो वहां पे एग्जिस्टिंग गैसेज होती है दे फ्लाई अवे और बर्न अवे, एंड जो वाटर होता है वो भी धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के डीप स्पेस में निकल जाता है, ठीक है, बर्न हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर मॉडरेट लेवल का होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। एंड देन क्लोजेस्ट जो हमारा एक्सोप्लैनेट है अर्थ के, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी आपको पता होगा क्या होता है, कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट में बताता हूँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या होता है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है एक सेट ऑफ स्टार्स है, जैसे कि वन मोमेंट, दिस कलर। तो हमें पता है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज नियरेस्ट स्टार टू अवर सन। सन की हमारे पास क्या है, एक अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो अल्फा सेंचुरी क्या है, 3 ग्रुप ऑफ स्टार से मिलकर बना हुआ है। वन इज अल्फा सेंचुरी बी, देन अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, एंड देन प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये 3 चीजों से बना हुआ है। अभी जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है ना, इसके पास 3 प्लैनेट्स हैं। One is Proxima Centauri A, then B, and then we have D, A, B, C। तो जो B वाला जो है ना ये, तो यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी ये वाली चीज है। आई होप समझ में आया होगा कि अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी के अंदर 3 चीजें हैं, अल्फा सेंचुरी A, अल्फा सेंचुरी B एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास 3 प्लैनेट्स हैं, तो 1 प्लैनेट जो है एक्सोप्लैनेट वो ये वाला है, और जो नियरेस्ट है दैट इज नियरली 4.6 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है, ये है वो चीज। और जो दूसरे वाला है हमारे पास अल्फा सेंचुरी इज 4.6 लाइट ईयर्स अवे। 1 लाइट ईयर इज अबाउट 9.4 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, इतना होता है, ठीक है। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला न्यूज। नेक्स्ट वी हैव इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, विल बी डिस्कसिंग। तो इसमें ये न्यूज आया है, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रीम, ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, ये बॉडी है। तो इस बॉडी ने ये बोला है ना कि जो PM 2.5 होता है, मतलब कि जो PM 2.5 है ना हमारा, PM 10 होता है एंड PM 2.5 होता है। तो जो PM 2.5 है ना वो नियरली कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को 1/3। मतलब ये कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स अकाउंट फॉर नियरली 1/3 ऑफ द PM 2.5। तो
लेट्स से कि दिस इज एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन में बहुत सारे पोल्यूशन है, वन इज PM2.5। अब दिस PM2.5 इज कमिंग फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूशन एंड देन सेकेंडरी पोल्यूशन बोथ। तो ये जो टोटल PM2.5 है, इसका जो 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी से आ रहा है, एंड रिमेनिंग जो 66% है वो प्राइमरी से आ रहा है। दिस इज द न्यूज, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं हमें, बट बेसिकली ये न्यूज का पार्ट था। अब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म। सो दिस इज फॉर्म्ड इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू द केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है, या फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स विद अदर एटमोस्फेरिक कंपोनेंट्स हो रहा है, तब हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बन रहा है। यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स प्लस अदर प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस अदर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो हमारे पास सेकेंडरी बन जाएगा, या फिर वन प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस एटमोस्फेयर में जो बाकी कंपोनेंट्स है वो मिल जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सनलाइट होता है, एटमोस्फेरिक कंडीशन से बन जाता है। और एग्जांपल क्या है, ओजोन है, O3, सल्फ्यूरिक एसिड है, देन नाइट्रिक एसिड है, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। नाउ लेट्स ड्रॉ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होता है ना, ये रॉ एमिशंस होते हैं, जो डायरेक्ट एमिशंस होते हैं ना, रॉ एमिशंस, दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एंड ये क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर बिल्ट अपॉन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इटसेल्फ, ठीक है। अब देखिए जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होता है, दे कैन बी ईदर मैनमेड, ठीक है, या फिर नेचुरल, ठीक है। वोल्केनो से आ सकता है या फिर मैनमेड होगा, ठीक है, व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, ट्रांसपोर्ट से, सो मेनी अदर थिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से। एंड ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑलवेज मैनमेड, ठीक है, ये हमेशा यहीं से आ रहा है इन मोस्ट केसेस। देन इसके कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन नॉक्स हो गया हमारे पास, एंड देन पार्टिकुलेट मैटर, अगेन ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 एज वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज द सेकेंडरी। एंड देन ये इमीडिएट पॉल्यूशन होता है, मेजरली यही कॉज है पॉल्यूशन का, क्योंकि ये एकदम से बनेगा एमिशन से, और इसके ऊपर सर्टेन सुटेबल कंडीशंस अगर अप्लाई हो रही है तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बन जाएगा, और अगर सेकेंडरी ये सुटेबल कंडीशंस अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। So the next news is Election Commission of India has said that they will be delisting nearly 345 unrecognized political parties को। keep in mind the word क्या है यहाँ पे, unrecognized political parties को they will be delisting, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बन रहा है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि सुपरविजन जो है इसका एक्टिविटी होगा इलेक्शन इन इंडिया का, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द डीलिस्टिंग ऑफ 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट हैवंट कंटेस्टेड एनी इलेक्शन 2019 के बाद से, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी 2019 के बाद से इलेक्शंस फाइट नहीं करा है, एज ऑल्सो देयर आर सम रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इशू, ठीक है, उनको ये लोग डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, डी लिस्ट कर देंगे। तो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस पावर, दे आर गेटिंग दिस पावर फ्रॉम सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट 1951। 1950 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1951 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देयर आर टू लॉस, वन इज 50 एंड वन इज 51। RPA के दो वर्जन हैं, तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं लिस्ट करने के, सिंबल देने के, सारी चीजें 51 में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि ECI के ऊपर एक चीज है कि दे कैन डी लिस्ट दी पॉलिटिकल पार्टीज बट कैन नॉट डी रजिस्टर नहीं कर सकते, ये करंट लॉ का पार्ट है। एंड एक जजमेंट जो है इसको लेकर के, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट, क्योंकि GS2 जो मेंस का है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर डिटेल्ड एंड फाइनल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड उसमें समटाइम्स UPSC इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट द केस लॉज। तो ये बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। इसका एक केस हुआ था कांग्रेस पार्टी के साथ, यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर केस 2002। तो उसमें इन सब चीजों को लेकर के कि हाउ दी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे कैन डू विद द पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, उसको लेकर के दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इशू क्या था कि वाई दे आर डी रिकॉग्नाइजिंग, तो वन इज कंप्लायंस गैप है, जहां पे वो अपना कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं। देन इम्प्रॉपर टैक्स एग्जाम्पशन क्लेम्स है कि उन्होंने इतना सारा पैसा जो है 680 करोड़ के आसपास उन्होंने डिमांड कर लिया है। देन फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट्स है, दीज आर द रीजंस। उसके बाद ये देखें कि नियरली 70% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट कंटेस्टेड एनी इलेक्शन, और आप इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट इज द रीजन ऑफ डी लिस्टिंग, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो क्या चीज है कि दिस इज दे आर कमिंग अंडर द आर्टिकल 29 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एंड इसके पास क्या है, ओनली आर्टिकल सिंबल्स का जो ऑर्डर है 1968 का, स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वहां से है, ठीक है। ये लोग दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट और नेशनल पार्टी, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड, ओके। एंड ओनली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिकॉग्निशन, बस आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो रिकॉग्नाइज हो जाओगे। एंड इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स वॉन इन अ पर्टिकुलर इलेक्शन,
ठीक है, दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 20 स्टार कैंपेनर्स आर अलाउड एंड यहाँ पे 40 स्टार कैंपेनर्स आर अलाउड। मोरोवर यहाँ पे टैक्स एग्जाम्पशंस अवेलेबल होते हैं एंड देन यहाँ पर क्या चीजें हैं कि टैक्स एग्जाम्पशंस होते हैं। इसके अलावा मच मोर बेनिफिट्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज, देयर एमपी, देयर स्टार कैंपेनर्स आर अवेलेबल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Now, next news is the Delhi government's decision to conduct the artificial rain in Delhi. This is the thing. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो आर्टिफिशियल रेन कंडक्ट करवाएंगे, किसके साथ मिलकर के, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा होगा दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की हेल्प से। ठीक है, टू टैकल द एयर पॉल्यूशन। देखिए, आर्टिफिशियल रेन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एंड बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो वन ऑफ द जो बेनिफिट है दैट इज अबाउट फाइटिंग द एयर पॉल्यूशन। मोर बेनिफिट्स विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग स्लाइड. So what is the case here? Artificial rain or cloud seeding is a weather modification technique aimed at enhancing the precipitation. तो इसमें क्या करते हैं ना कि सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI, ठीक है, Ag इज सिल्वर और देन पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस, इन तीनों को यूज करते हैं एंड देन व्हाट दे डू इज कि जो अपर एटमोस्फेयर है वहां पे एयर क्राफ्ट के हेल्प से इसकी स्प्रेइंग करी जाती है इन केमिकल से। एज ऑल्सो व्हाट दे कैन डू, इसकी गन जो होते हैं ना, गन शूट करे जाते हैं स्काई में। तो उससे होता क्या है कि लेट्स से देयर आर सर्टेन रूडिमेंट्री क्लाउड्स, कुछ रूडिमेंट्री क्लाउड्स हैं। तो जब ये AgI या फिर ड्राई आइस या कुछ इस तरह की चीजें जाती है ना, तो अदर वाटर मॉइस्चर गेट्स एक्यूमुलेटेड अराउंड इट। ये क्या करता है, कंडेंसेट न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है एंड इसके अराउंड जो है वाटर वेपर जमा होने लगता है एंड वंस उसके अराउंड जमा होने लगेगा तो उसका वजन बढ़ेगा एंड देन दोज वाटर ड्रॉपलेट्स विल फॉल ऑन द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड द रेन। तो क्योंकि जो हमने यहाँ पे कंडेंसेशन करवाया है, दिस कंडेंसेशन इज डन आर्टिफिशियली, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, ये जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस हुआ ना, इसको फास्ट कर देते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है उस न्यूक्लियस के अराउंड इकट्ठे हो जाए। जैसे इकट्ठे होंगे तो वो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ पुल होगा एंड पुल होगा तो फिर रेन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द सिचुएशन। उसके बाद इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग है, देन इसके बाद क्या है, ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इज देयर वेयर यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होगा कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया है जैसे कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जो शोलापुर है ना, वहां पे इस चीज को करा गया था एंड इससे नियरली 20% या 18% के आसपास जो है ना, 18 से 20% के आसपास रेनफॉल इंक्रीज हो गया था। तो वहां पे ड्रॉट नहीं आया। ड्रॉट नहीं आया तो क्या हुआ, एग्रीकल्चरल के प्राइसेस नहीं ज्यादा नहीं बढ़े, इसके अलावा मार्केट इंस्टेबलाइजेशन नहीं हुआ, फार्मर्स के सुसाइड के जो केसेस होते हैं वो कम निकले हैं। तो दीज आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स क्या है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, दे फॉल डाउन। ठीक है, तो एयर क्लियर हो जाता है। कंट्रोल्स वेदर कंडीशंस लाइक हेल स्टॉर्म्स एक्सेट्रा एंड देन हेल्प्स इन विंटर स्नोफॉल इनहेंसमेंट, ये चीज भी होती है। नाउ आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल क्लाउड्स क्रिएट करे जाते हैं अपर स्काई में, तो इससे क्या होता है कि जो सन रेज जो धरती पे पहुंचनी चाहिए थी आइडियली वो नहीं पहुंचती, इसी से रिफ्लेक्ट होकर के वो अपर स्काई में चली जाती है। शॉर्ट वेव आती है एंड शॉर्ट वेव ही ऊपर चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो हीट होने से बच जाता है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल रेन है उससे ये सारे बेनिफिट्स हैं। एज ऑल्सो आर्टिफिशियल रेन से एक तरीका होता है कि हम क्लाउड क्रिएट करें, आर्टिफिशियल क्लाउड। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें हेल्प मिलती है। हम ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस सनलाइट को अर्थ के इनर एटमोस्फेयर में आने से रिफ्लेक्ट बैक करवा देते हैं। नाउ अदर कंसर्न्स कुड बी है कि अगर आप अनकंट्रोल तरीके से करोगे तो फ्लड्स आ सकता है, लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं एक्सेट्रा। नेचुरल वेदर साइकिल्स है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, एज ऑल्सो कि एनवायरमेंटल डैमेज करेगा वाटर बॉडीज को एंड देन हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल एक्यूमुलेशन होंगे धरती पे। बहुत सारे जो एटमोस्फेयर है वहां पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, दो डस्ट पार्टिकल्स विल सडनली कम टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इससे हेल्थ रिस्क भी हो सकता है। देन सॉइल मैनेजमेंट है, सॉइल का जो हेल्थ है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है, दैट कैन ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। देन नेक्स्ट इज नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, तो इसमें क्या चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो न्यू गाइडलाइंस लेकर के आई है टू मेक दिस प्रोग्राम मोर इफेक्टिव एंड मोर बेनिफिशियल। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। तो इसमें क्या हुआ कि गाइडलाइंस को अपडेट करा गया है। तो इसमें क्या है कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। ठीक है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के, विल बी सीइंग दिस थिंग। तो उसमें जो 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज वेस्ट टू एनर्जी एंड अनदर इज बायोमास। इन दोनों पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, बायो एनर्जी क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास फ्यूल सच एज एग्रीकल्चरल रेजिड्यू हो गया, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स हो गए, क्रॉप वेस्टेज हो गया, एग्रीकल्चर रेजिड्यू का ही पार्ट हो गया ये वाला चीज। एंड देन ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जो हमारे घरों से केले के छिलके, सेब के छिलके, सब्जी कटा हुआ या फिर जो फूड वेस्ट है, पका हुआ फूड, तो वो सारी चीजें, इससे ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, इसका इनिशिएशन कब हुआ था, 2022 में, अभी से 3 साल पहले।
देन वी हैव इसके दो फेजेस हैं। तो फेज 1 इज 2021-22 से लेकर के 25-26 मतलब नेक्स्ट ईयर से, यानी कि जो अपकमिंग इसी साल तक चल रहा है इसका। देन इसका बजट क्या है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर जनरेशन, ब्ला ब्ला, सो मेनी अदर थिंग्स। एंड देन रूरल इंडिया है उसको इनकम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। ठीक है, अब इसमें होगा कि एक बात, इन सारी बातों की एक बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड को डिस्बर्स करेगा। ठीक है, कई सारे स्कीम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर करता है, कहीं पे सेक्टर होता है, एंड कहीं पे सिर्फ मोरल सपोर्ट देगा या फिर लीगल सपोर्ट देता है, पैसा नहीं देता है। तो आपको ध्यान रहेगा होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग मनी एंड दे आर एलोकेटिंग 20% एडिशनल मनी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या फिर ऐसे स्टेट में जहां पर ST SC बेनिफिट्स भी है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ जो मैंने बताया कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स, तो वन कंपोनेंट इज वेस्ट टू एनर्जी, अनदर इज बायोमास प्रोग्राम, एंड देन अनदर इज बायोगैस। तो जो गाइडलाइंस आए हैं इन दोनों को लेकर के गाइडलाइंस आए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट इज की जो वेस्ट टू एनर्जी क्या चीज है, तो इसमें बायोगैस है, बायो CNG है, पावर बायो CNG है, पावर जनरेशन, सिंगैस, सो मेनी थिंग्स। एंड इसका क्या है, बायोमास ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग होगा, नॉन बगैस पता होगा आपको क्या चीज होता है, वो चीज है। एंड देन इसमें क्या चीज है, स्मॉल बायोगैस प्लांट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बायोगैस प्लांट लिखा हुआ है, बायोगैस। तो क्लीन कुकिंग, सैनिटेशन, रूरल एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट, सो मेनी थिंग्स। यू कैन से कि SDG के जो स्टार्टिंग के 8 पॉइंट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपैक्ट करेंगे। तो SDG 1 to 8 जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से इम्बाइब हो रहे हैं। देन वी हैव, ये सिंपल चीजें हैं, यू कैन स्टडी कि क्या क्या इसका कॉम्पोनेंट्स होता है। देन इसमें जो बेसिक रिवाइज गाइडलाइंस क्या है कि MSME के लिए जो है प्रोसेस को क्या है स्मूथ कर दिया गया है। एंड दिस थिंग नॉट सो इंपॉर्टेंट, जो पैसा है उसको 2 लेवल पे दिया जाएगा। फर्स्ट इज की जैसे किसी प्रोजेक्ट को SPCB यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे ही उसको अप्रूव करेगा तो 50% पैसा तभी मिल जाएगा, एंड रिमेनिंग 50% जो है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। ठीक है, ऐसी चीज है ये। Then last news is very important. Last news is about freezing light into super solid using quantum theater. ठीक है, तो क्या चीज है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रीजिंग लाइट इनटू अ सुपर सॉलिड यूजिंग क्वांटम थिएटर, क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है ये जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले सुपर सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सुपर सॉलिड। तो वी नो कि देर इज समथिंग कॉल्ड सॉलिड एंड देर इज समथिंग कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, अब ये जो लिक्विड है इसका क्या चीज होता है, दिस फ्लोज, ये फ्लो करता है और इसकी सर्टेन विस्कोसिटी होती है। एंड सॉलिड का क्या होता है कि सॉलिड का एक सर्टेन प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लो नहीं करता है। अब आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा सुपर सॉलिड। सुपर सॉलिड, बस इसमें एक कंडीशन रहेगा कि इसकी कुछ विस्कोसिटी नहीं होगी। ठीक है, मतलब सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बट उसके अंदर फ्लूइडिटी होगी और 100% फ्लूइडिटी होगी, उसके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नॉर्मल वाटर होता है हमारे घर में, दूध है चाहे कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर विस्कोसिटी होती है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी नहीं है, मतलब फ्री मूवमेंट है, फ्री फ्लो है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। देन सेकंड कीवर्ड हियर इज क्वांटम थिएटर। तो क्वांटम थिएटर क्या चीज है, क्वांटम थिएटर क्या है ना, एक स्टडी का एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो क्वांटम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सुपरपोजिशन हो गया, देन इंटेंगलमेंट हो गया, एंड इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर क्या चीज होता है, अवेलेबल होता है। तो क्या बताया मैंने कि यहाँ पर क्या चीज है अपने पास कि इंटेंगलमेंट है, सुपरपोजिशन है, एंड इसके अलावा एक चीज होती है ड्युअलिटी ऑफ लाइट, यानी कि ड्युअलिटी ऑफ फोटोन, जिसमें वेव बिहेवियर एंड मास बिहेवियर, तीनों चीज। जब ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनता है तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्वांटम थिएटर। तो ये जो फ्रीजिंग ऑफ लाइट जो हुई है ना वो इस क्वांटम थिएटर के इन्वायरमेंट में ही हुई है। So what is the news? The news is कि scientists have achieved a major breakthrough in quantum physics by freezing light into a super solid state using novel method known as quantum theater, जो मैंने आपको बताया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। देखो आइडिया क्या है ना कि जो लाइट होती है, लाइट क्या है, लाइट को बोलते हैं कि वेव होता है, एंड लाइट को बोलते हैं कि मास भी होता है। ठीक है, लेकिन लाइट को जो है ना कभी स्टॉप नहीं करा जा सकता है। रीजन बीइंग ये कि लाइट का जो है ना कोई स्टेटिक मास नहीं है। ठीक है, लाइट का कोई स्टेटिक मास नहीं है, लाइट का स्टेटिक मास 0 है। तो इसीलिए जो है ना लाइट को कभी भी स्टॉप नहीं करा जा सका है। लाइट को कभी भी किसी एक जगह पे उसका जो स्पीड होता है वेलोसिटी इक्वल टू 0 वो नहीं करता। लाइट का स्पीड कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने क्या करा है, लाइट के स्पीड को 0 कर दिया है, कैप्चर कर लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम डन, एंड इसी चीज के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन द न्यूज। ठीक है, तो अभी क्या चीज है कि व्हाट इज सुपर सॉलिड। सुपर सॉलिड इज अ यूनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट शोज द ड्यूअल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है कि रिजिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किस चीज का, सॉलिड का, एंड सुपर फ्लूइड बिहेवियर, एबिलिटी टू फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि विस्कोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अर्लियर दिस थिंग वाज अप्लाइड टू हीलियम के एटम पे अप्लाई करा गया था। हीलियम इज नॉट प्रोटॉन, लेकिन अभी फोटोन्स के ऊपर इस चीज को अप्लाई कर दिया गया है। कहां पर करा गया है, इस चीज को क्वांटम थिएटर के अंदर करा गया है। प्रिसाइज कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जहाँ पे इंटेंगलमेंट हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, एंड देन ड्युअलिटी ऑफ वेव एंड द मास पार्टिकल, इस चीज का कॉम्बिनेशन होता है थिएटर। ठीक है, देन वी हैव
फाइनली इसके व्हाट इज दिस हैज बीन एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसका डायरेक्ट बेनिफिट है, ज्यादा फास्टर होगा, ज्यादा सिक्योर होगा, एक्सेट्रा, एंड इन फ्यूचर देयर कुड बी मेनी अदर बेनिफिट्स आल्सो। सो आई गेस दिस इज द फाइनल न्यूज, दिस इज द लास्ट न्यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल, डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। इसका आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन गेट दैट। If you like this particular video, then please subscribe to this channel, as also like, comment and share this video. And अगर कुछ अच्छा लगा हो तो you can comment whatever your demands are there, कैसे इसको improve करें, या फिर if you want some new courses from us, या फिर current affair के ऊपर कोई particular चीज है that you are not able to understand till particular date, तो उसके लेकर के भी you can also comment in the comment box. We'll try to make video on that particular thing also. So that is all from my side, guys. Everybody, thank you so much. Take care. Good night.